स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सबके सामने लेके आ गया हूं एक बार फिर से क्लास 10th का चैप्टर 12th जो कि है साइंस का इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर मैथ्स के जो वीडियोस है वो रेगुलरली अपलोड करता हूं और साथ साथ कुछ साइंस के भी जो है मैं चैप्टर के जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पीछे मैंने साइंस का जो चैप्टर 1 अपलोड किया था और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उस पर व्यूज भी बहुत अच्छे आए थे। तो अब मैं चैप्टर ले रहा हूँ 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे होगा क्या कि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत धारा। हिंदी में बताऊं तो क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। तो सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं। देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल सी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इतना से ध्यान रखना। सर समझ में नहीं है, देखो समझाता हूं है ना। हिंदी बता दो एक बार कि आवेश, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। अब समझो, देखो होता क्या है इसके अंदर, रेट ऑफ फ्लो होना चाहिए किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो चार्ज है उसका क्या होना चाहिए? फ्लो। और उसके फ्लो होने की जो रेट है उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। सर रेट क्या होता है? रेट देखो आप ये ध्यान रखो, सिंपल सा रेट को रेट समझो। रेट वो रेट नहीं है कि आप बाजार में गए कि कोई सब्जी लेने की, सब्जी की रेट क्या है, इस चीज की रेट क्या है, वो रेट नहीं। रेट होती है किसी के भी रेस्पेक्ट में, जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकती है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हो सकती है, एरिया के रेस्पेक्ट में हो सकती है, और तो और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हो सकती है। तो रेट किसी के भी रेस्पेक्ट में हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल सा ध्यान रखना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर लेना चाहो तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। डेफिनेशन सिंपल सी इतनी सी लिखनी है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ गई। अब देखो जो आगे समझा रहा हूं उसको देखो भाई, यानी कि एक सेकंड में किसी तार के एक पॉइंट से कितना चार्ज पास हुआ। क्या लिख रखा? देखो सबसे पहले जो मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं उसको समझना। देखो यानी कि एक सेकंड, सबसे पहले अच्छा वर्ड कौन सा है? एक सेकंड में किसी तार के एक पॉइंट, किस पॉइंट? एक पॉइंट से कितना चार्ज पास हुआ, कितना चार्ज पास हुआ। सर समझ में नहीं है, देखो समझाता हूं। देखो ये वायर है, ये मान लो तार है आपके सामने। ठीक है, तार के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेना है आपको। क्या लेना? कोई भी एक पॉइंट, कहीं पर भी ले, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब इस तार से कितना चार्ज पास हुआ? भाई चार्ज कुछ तो कुछ पास होगा ना। इधर मान लो चार्ज इधर जा रहा है, कोई भी चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है तीनों। कोई भी चार्ज मान लो इधर जा रहा है, तो एक सेकंड के अंदर यहां से यहां पर, मतलब यहां से यहां जो है कितना चार्ज पास हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट। अब देखो आप बैठे एक सेकंड के लिए देखने के, आपने एक तार को पकड़ा, बहुत अच्छे किया आपने, और उसको लेके बैठे, आपने एक पॉइंट भी पकड़ लिया। इस पॉइंट पर अपन देखेंगे कि एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है। तो आप देख पाओगे क्या? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों दिखते ही नहीं है। ये तो तीनों दिखते ही नहीं है। तो क्या करेंगे सर? तो एक सेकंड के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो अपन नहीं कर सकते, तो कुछ बड़ा टाइम देते हैं। बड़े टाइम के लिए तो कर सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? देखो कि अपन ने क्या लिखा? टी टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है। मान लो क्यू चार्ज पास हो रहा है। सर क्यू क्या है? आगे बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो, है ना। टी टाइम में क्या हो रहा है? मान लेते हैं अपन, टी कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड। उस टाइम में जो क्यू चार्ज क्या हो रहा है? पास हुआ। अपन मान लेते उस तार के एक पॉइंट से, जो वायर है उसके एक पॉइंट से टी टाइम के अंदर क्यू चार्ज पास हो गया। तो बताओ मेरे को एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो जाएगा? क्या इसको क्यू अपॉन टी लिख सकता हूँ? क्या क्यू अपॉन टी चार्ज पास हो जाएगा? और क्यू अपॉन टी चार्ज पास हो रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। सर ये क्यू अपॉन टी कैसे है? समझ में नहीं है? अरे अरे समझो समझो समझो। देखो दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सिंपल मैथ का टीचर हूं तो मैं आपको मैथ के नजरिए से थोड़ा सा बताऊं। देखो टी टाइम में क्यू चार्ज है, यहाँ पर टी सेकंड मान लो, टाइम का मतलब टी सेकंड है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, टी सेकंड में क्यू चार्ज पास हो गया। मैं पूछ रहा हूँ एक सेकंड में। अब बताओ टी से ए कैसे आया होगा? क्या मैंने इस टी के अंदर टी का डिवाइड किया? अरे बताओ किया कि नहीं किया? जब टी के अंदर टी का डिवाइड करूंगा एक आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। टी सेकंड में मान लो क्यू चार्ज हो रहे हैं, तो टी अपॉन टी कितना हो गया? 1। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। सर इधर टी क्यों है? अरे पगले, जब इधर तूने टी से डिवाइड किया तो इधर भी तो टी से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इधर भी तो टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्यू अपॉन टी है। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। देखो या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? देखो ये हो सकता है कि मैं आपसे ये पूछूं, आपको ये बताऊं। देखो 10 पेन आते हैं कितने रुपए में? 20 रुपए में। ये ध्यान रखना। इधर मान लो 10 पेन है और इधर क्या है? 20 रुपए है। तो मैं कह रहा हूं एक पेन कितने रुपए में आया?
तो आप बोलोगे सर 2 रुपए में कैसे किया आपने, 20 के अंदर 10 का भाग दे दिया। तो ऐसे कैसे आपको यहाँ पर भी क्यू के अंदर क्या देने पड़े, भाग देने पड़े किसका, टी का। तो क्यू अपॉन टी चार्ज पास हुआ, इसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो जो फाइनल फॉर्मूला आपके सामने बनेगा वो क्या बन गया देख लो। सो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्या बन गया, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर देखो देखो लिखना क्या साइड में, वेयर I क्या है, करंट विद्युत धारा, जो ऊपर I कर रहे थे ना, करंट पढ़ रहे थे, उसको क्या बोलते हैं अपन, I से डिनोट करते हैं, उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू क्या है, क्यू है चार्ज यानी कि आवेश, क्यू क्या है, चार्ज यानी कि आवेश। और टी क्या है, टाइम है, समय है। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा समय किस में लिखना है आपको, सेकंड में। किस में लिखना है, सेकंड में। आगे बढ़ूं, कुछ नोट आपको मैं बताता हूं। देखो नोट नंबर 1 क्या करे, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, किसकी, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं, इज एम्पियर। क्या होती है ऐसा यूनिट, एम्पियर होती है। क्या होती है साहब जी, एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। बात समझ में आ गई क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, जो क्यू था ना, उसकी क्या होती है, कुलाम। क्या होती है, कुलाम। कुलाम को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। किससे करता है भाई साहब जी, कैपिटल के सी से। बात समझ में आ गई क्या, यहां तक आपने जो पढ़ा ना अभी तक, वो तो अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके अंदर इतना सारा लिखना है और सब कुछ समझाना है। तो एक बार वापस मैं आपको रिवाइज भी कर देता हूं कि आपको लिखना क्या है, कैसे समझना। देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके लिखा। उसके बाद में फॉर्मूला लिखना कौन सा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये बीच में मैंने आपको सब कुछ समझाया ना, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ब्रैकेट में बंद करना और साइड में लिखना वेयर I इक्वल टू करंट, क्यू इक्वल टू चार्ज, टी इक्वल टू टाइम। इसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो नीचे लिख देना कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर, और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ूं। अब बढ़ते हैं थर्ड नोट्स की तरफ। देखो तीसरा नोट क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साहब वायर है, बिल्कुल है वायर, उस वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर होगी, जैसे जैसे वैसे थोड़ी होगी, कुछ ना कुछ फिक्स डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी। तो इसको पढ़ो क्या लिखा, देखो ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख रखा है इसने, कि हमेशा जो है करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी, किसके, फ्लो के, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। जिधर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऑपोजिट से कौन आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, विद्युत धारा आएगी। समझो सर क्या है, देखो मान लो ये तार है, ये क्या आपके पास में वायर है एक, इस वायर के अंदर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, सामने से आ रहे। इलेक्ट्रॉन मान लेते अपन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सामने से आ रहा है, तो करंट किधर जाएगा बताओ तो, करंट क्या आई उधर जाएगा क्या, बिल्कुल उधर जाएगा, क्योंकि यही तो लिखा है कि ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट उधर किधर जाएगा, उधर उसकी ऑपोजिट साइड में जाएगा। तो इसका मतलब ये याद रखना हमेशा डायरेक्शन जो है करंट की वो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट। बात समझ में आ गई क्या। एक और नोट मैं आपको बताता हूं, वो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट नोट है। देखो देखो भाई चौथा नोट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, एमीटर। सर समझ में नहीं, देखो समझो, जो करंट है भाई एक वायर है, बिल्कुल है, वायर के अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 100 एम्पियर, 50 एम्पियर, 200 एम्पियर। लेकिन हमको पता कैसे चला कि, हमको पता कैसे चलेगा कि इस वायर के अंदर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, फिर 4 एम्पियर है, फिर 50 एम्पियर है। तो उसके जो मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। बात समझ में आ गई क्या, याद रखो। मैं आगे फर्दर आपको जब पढ़ूंगा ना, सर्किट पढ़ूंगा ना, उसके बाद में ओम्स लॉ पढ़ूंगा, उसके अंदर मैं इन सबको वापस समझाऊंगा। एक बार टेंशन मत लेना। देखो ये जो पॉइंट है ये भी याद रखना भाई, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। सर सीरीज क्या है, समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा ना ओम्स लॉ के बाद में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लो। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको अभी पढ़ लो, बाकी मैं आपको वापस रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लो। एमीटर जो होता है वो हमेशा जो भी कोई भी सर्किट हो उसके सीरीज के अंदर ही कनेक्ट किया जाता है। ये सीरीज क्या है, सर्किट क्या है, कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, इन सब का रीजन मैं ओम्स लॉ पढ़ाने के बाद में बताऊंगा आपको। बात समझ में आ गई। अभी तक इस नोट को लिख लो, क्योंकि नोट अगर आपके लिखे होंगे ना तो रिवाइज करने में बहुत ही ज्यादा आपको ना मजा आएगा, और जो टाइम लगेगा रिवाइज में वो बहुत ही कम लगेगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो एग्जांपल 12.1 कर लेते, बुक का ही है तो कोई दिक्कत है नहीं इसको करने में। देखो अ करंट ऑफ, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। सबसे पहले देखो अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अच्छी बात है, इज ड्रॉन बाय अ बल्ब फॉर 10 मिनट्स। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओहो हो क्या क्वेश्चन पूछा है, डर गया सर मैं तो क्वेश्चन देख के। अरे डरना नहीं है बेवकूफ, मूर्ख पक्षी। देख समझ, आपको क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर, ये इसने दिया करंट दे रखा आई। अरे वाह, करंट देखते अपन को दिमाग में हाँ आई दे रखा है, अरे वाह अच्छी बात है। ओहो हो 10 मिनट दे रखा, मतलब टी दे रखा है, अरे वाह। और पूछा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, क्यों पूछा है, तो आई क्यू टी। अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा करंट का, और वो भी कौन सा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बस इस फॉर्मूले को लगाओ और आंसर
पाओ, इस फॉर्मूले का और आंसर पाओ। एक और वैल्यू लिख लेता। आई क्या मेरे को ये बताओ, करंट है, करंट कितना दे रखा 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर को मैं लिख लूं क्या 1/2 एम्पियर, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, है ना। 0.5 एम्पियर का मतलब क्या हो गया 1/2 एम्पियर। भाई 0.5 का मतलब आधा ही तो होता है मूर्ख। अब देख क्यू लिख लेते, क्यू क्या होगा देखो, क्यू क्यू तो आपको निकालना ही होगा क्या। टी की बात कर ले, देखो टी कितना दे रखा 10 मिनट, क्या दे रखा 10 मिनट। अब बताओ जब आपने डेफिनेशन याद की थी क्या की थी कि एक सेकंड में एक पॉइंट से कितना चार्ज पास हुआ किसी वायर के अंदर, तो एक सेकंड की बात हो रही थी। और मैंने आपको यह भी बताया कि टी जब भी आएगा तो हमेशा किस में लिखना है, सेकंड में लिखना है। किस में लिखना है, सेकंड में। तो ये तो मिनट में दे रखा है, तो इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। किससे चेंज करेंगे, सेकंड। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से। सर 60 से क्यों, क्या हमको तो समझ ही नहीं है। अरे भाई समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है इसका भी, कौन सी बड़ी बात। देख एक मिनट के अंदर मेरे को ये बता, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं और होने ही पड़ेंगे, है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ 10 मिनट में कैसे होंगे, कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, बता बेटा बता। 1 से 10 कैसे आएगा मेरे को बता, 1 से 10 कैसे आएगा, जब 1 को तू 10 से मल्टीप्लाई करेगा तभी आएगा ना। तो इधर अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टी कितना लिखूंगा मैं यहाँ से, मेरे को ये बताओ तो 600 सेकंड, क्या लिखूंगा 600 सेकंड। तो फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, वैल्यू पुट करते हैं। आई कितना दे रखा 1/2 एम्पियर इक्वल टू क्यू तो आपको निकालना है। टी कितना आ गया 600 सेकंड, कितना आ गया भाई साहब जी 600 सेकंड। अब क्यू निकालना तो क्यू को इधर लिख लेते हैं, और ये 600 जो इधर डिवाइड में उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। उधर किस में जाएगा भाई साहब जी, मल्टीप्लाई में। तो मेरे को ये बताओ यहाँ से क्यू कितना आ गया 1/2, मल्टीप्लाई में कौन चला गया 600। बताओ 600 का आधा कितना 300, कितना हो जाएगा भाई साहब जी 300। तो 600 का आधा 300, क्या ये आंसर है। अरे यहाँ लिखोगे तो मैं अगर कॉपी चेक करूंगा तो आपके पहले कहते तो आधा नंबर काट लूंगा। क्यों काटूंगा, उसका रीजन है, उसका रीजन है। पीछे क्या लिखोगे, गुलाम, क्या लिखोगे गुलाम। गुलाम भाई साहब जी लिखना आपको जरूरी है। अब गुलाम लिखोगे तभी तो पता चलेगा ये चार्ज है। क्यू लिख दिया, लेकिन ये है तो क्यू चार्ज ही है, लेकिन पीछे यूनिट लिखनी जरूरी है। बात समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ बात आपको, जो आपने अभी कुलाम एम्पियर ये जो पढ़ा ना, ये है क्या, ये यूनिट है। क्या है, यूनिट। सर यूनिट क्या होती है, जैसे आप दुकान पर सब्जी लाने गए सब्जी लाने, तो आप किलो में सब्जी लेके आओगे, बात समझ में आ गई ना। तो किलो में लाओगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे 2 लीटर भिंडी दे दे, अरे पागल, तो दुकान वाला मार के भेजेगा आपको। बात समझ में आ गई क्या। तो ऐसे कैसे यूनिट फिक्स होती है, जैसे आप दूध लाने गए तो लीटर में लाओगे, या फिर डिस्टेंस है, कोई दूरी है, उसको आप किस में मेजर करोगे, या तो किलोमीटर में या मीटर में। तो ऐसे थोड़ी बोलोगे 2 लीटर लंबी आपके पास में सड़क है, तो पागल बोलेंगे लोग आपको। तो इसलिए यूनिट ये होती है कि आप उसको मेजरमेंट कैसे कर रहे हो। जैसे आपने केजी बोला ना, वैसे वैसे एम्पियर और ये कुलाम ये यूनिट होती है। अब ये यूनिट आई कैसे, ये भी सुन लो। ये जो एमीटर है ना, ये एमीटर क्या एम्पियर है, और ये जो कुलाम है, ये जो है ना दोनों साइंटिस्ट थे। ये दोनों क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है डिस्कवरी की, किसकी, करंट और चार्ज की। किसकी, जिस चार्ज की डिस्कवरी की तो अपना नाम दे दिया कुलाम, ताकि लोग उनको क्या करे, याद करे। और करंट की जैसे आई की डिस्कवरी की तो उसके पीछे उसकी यूनिट क्या लगा दी, एम्पियर, ताकि लोग क्या करें, उनको याद करे। आपको तो पता ही है दुनिया आज भी अपने नाम के पीछे भागती है, अगर नाम फेमस करने के लिए कुछ कुछ कर जाते हैं लोग। तो बात समझ में आ गई क्या। अब बढ़े आगे, आगे बहुत ही अच्छा टॉपिक आया देखो। अब आगे जब अपन बढ़ेंगे ना तो एक वर्ड आएगा कंडक्टर। क्या वर्ड आएगा, कंडक्टर। तो उसके बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ कि कंडक्टर क्या है, चालक जिसको बोलते हैं, वो पढ़ लो। देखो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन तो कुछ नहीं, ध्यान रखना आगे से, हालांकि कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ो। एक वर्ड आएगा कंडक्टर बार बार, तो इसको मैं आपको यही बता देता हूँ, जिनके थ्रू चार्ज फ्लो करता है। ऑल मेटल, सभी धातु एग्जाम्पल। यानी कि देखो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर जो चार्ज का हमेशा क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिया लोहा, आयरन, आयरन के अंदर चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो मतलब करंट फ्लो करता है, सिंपल सी बात है। अब मैंने बात की प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के अंदर करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होता। प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। जो कंडक्टर होता है, चालक होता है, तो कंडक्टर वर्ड आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ इसके अंदर क्या होगा, करंट पास होगा, यानी कि इसमें से जो चार्ज का फ्लो होगा। एग्जाम्पल देख लो, जितनी भी मेटल्स होती है, सारी मेटल्स, कोई एक जरूरी नहीं, आयरन की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने जो घर के अंदर सोना है, चांदी है, वो भी मेटल है ना, उनके अंदर भी आपको पता है चार्ज का फ्लो हो सकता है। ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। अब करना मत कि घर से जो सोने का आभूषण है वो उठाया और डाल के देखते हैं सर्किट में क्या होता है, बच्ची उड़ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। अब देखो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो दुनिया का है वो है सिल्वर चांदी। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर चांदी। बट नॉट यूज्ड इन वायर्स, तारों के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, सर अगर सिल्वर यानी कि जो चांदी है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, तो इनको तारों के अंदर यूज क्यों नहीं किया जाता। अगर तारों के अंदर इसका यूज करेंगे तो अपने को सबसे
बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बढ़िया करंट आएगा आपके घर में, और जो आपका खर्चा है वो भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसका रीजन क्या दोगे आप मेरे को ये बताओ। ये बोलोगे आप, तो अगर आप अनपढ़ हो तो आप यही बताओगे कि सर सिल्वर जो है, चांदी जो है या तो महंगी है, या फिर क्या बताओगे सर तारों में तो लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में क्या हो जाएंगी, इसकी चोरी हो जाएगी, लोग क्या करेंगे तारों को चुरा के ले जाएंगे क्योंकि चांदी है। तो सोचो अगर चांदी का यूज होता तारों में, तो पहली बात ये सोचो चांदी इतनी महंगी होती क्या, तो बिल्कुल नहीं होती। तो दोनों रीजन खराब हो गए, फेल हो गए। तो इसका जो असली रीजन है वो क्या, देखो असली रीजन ये है कि देखो जो सिल्वर चांदी है वो क्या होती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर है ना कोई भी सॉलिड है ना लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे क्या है ना, वायर के अंदर करंट आएगा, अगर मान लो सिल्वर चांदी का आपने वायर ले लिया, उसके अंदर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, चांदी जो होती है वो जल्दी पिघल जाती है। चांदी क्या करती है, जल्दी पिघल जाती है। अब बताओ, अब आप घरों में लगा रहे चांदी के तार, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट कंडक्टर, लेकिन लगाया तो वो तो जल्दी जल्दी पिघल जाएंगे। फिर क्या करोगे, फिर करंट आएगा कैसे घर के अंदर, घर का इलेक्ट्रिसिटी चलेगी कैसे, बात समझ आ गई क्या। इसलिए अपन चांदी का यूज नहीं करते हैं, सिल्वर का यूज नहीं करते, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, और उसके कम होने से क्या हो जाता है, वो जल्दी बार बार क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो अपन यूज क्या करते हैं, कॉपर करते हैं, एल्यूमिनियम करते हैं ना, कॉपर तांबा हो गया, एल्यूमिनियम अपन यूज करते हैं। तारों के अंदर ध्यान से देखना, तारों को अंदर से खोल के देखना, जनरली आपको क्या मिलता है, कॉपर मिलता है, तांबा मिलता है। क्यों, क्योंकि इसका जो है ना टेम्परेचर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिल्वर, ज्यादा होता है, और क्या होता है, कंडक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ूं, चलो। अब बहुत ही अच्छा वर्ड आ गया आपके सामने, एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपन क्या पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। चलो इसको पढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखो जो वायर है ना, वायर में इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका फ्लो क्यों हो रहा है भाई। देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये वायर है ना, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, इधर आ रहा है, तो करंट किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, यानी कि करंट इसके ऑपोजिट में। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉन कैसे क्या जची कि ये इधर की तरफ आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन को इधर कौन लेके आ रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, तो उसका आंसर आपके सामने किससे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर से निकल के आएगा। इसको पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका फ्लो क्यों हो रहा है, वो क्यों चल रहा है, उसका प्रवाह क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल डिफरेंस की क्या पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन। फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो डेफिनेशन क्या है, अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या वर्ड आया, अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर विच फ्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये तो बुक वाली डेफिनेशन हो गई, समझ में भी नहीं है, फील भी नहीं है। देखो समझो समझो समझो, शांति रखो, देखो समझाते। देखो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ध्यान समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाना, सुनना। देखो आपके घरों के अंदर पानी की टंकी होगी, होगी ना पानी की टंकी उसको क्या है, छत के ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखते हैं अपन, छत के ऊपर। अब मैं आपसे पूछता हूँ छत के ऊपर क्यों रखते हैं, उसको नीचे भी तो रख सकते हैं ना भाई, नीचे वाले कमरे में रख दो सबसे नीचे। तो अब आपका आंसर आएगा सर ऊपर रखने से क्या है ना, पानी तेज आता है। क्या आता है, पानी तेज आता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ पानी तेज क्यों आता है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन आप बताओगे सर ग्रेविटी है, और वो नीचे लगती है तो पानी तेज आएगा। तो ग्रेविटी तो भाई आप है ना नीचे वाले कमरे में रख दो, तो ग्रेविटी तो वहां पर भी है भाई। ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, जो आपकी अर्थ है वो किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, ये तो ग्रेविटी है। तो आप नीचे वाले कमरे में रख दो, वहां भी तो ग्रेविटी काम करेगी ना भाई। ऐसा थोड़ी कि नीचे वाले कमरे में आपने पानी गिराया और वो पानी ऊपर चला जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसका जो असली रीजन होता है वो किसका होता है, प्रेशर का। किसका होता है, प्रेशर यानी कि दाब का। किसका होता है, दाब का। अब होता क्या सर, देखो इसको समझो। जो आपने ऊपर रखा ना छत के ऊपर वाटर, पानी रखा टंकी, अब उस टंकी के ऊपर जो है प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर कौन लगाएगी यहाँ पर, एयर लगेगी। कौन लगेगी, एयर यानी कि वायु। वायु क्या करती है, प्रेशर लगाती है। किसके ऊपर, ऊपर जो सबसे ऊपर पानी है ना छत के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर लगाती है। अब देखो वो प्रेशर लगाती है नीचे की तरफ। कहां लगाती है, नीचे की तरफ। प्रेशर का मतलब एक तरह से हो गया धक्का। अब बताओ आपको पीछे से कोई धक्का दे रहा है, आप कहां जाओगे, आगे जाओगे कि नहीं जाओगे, मेरे को ये बताओ, जाओगे। तो ऐसे कैसे उस पानी को भी कौन धक्का दे रहा है, एयर धक्का दे रही है। तो धक्का देने से क्या हो रही है, वो नीचे आ रहा है और स्पीड से आ रहा है। बात समझ में आ गई क्या। अब बात आई सर नीचे रख देते नीचे भी धक्का देगा, और बिल्कुल नीचे भी धक्का देगा, लेकिन नीचे प्रेशर कम होगा, ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे कम है, तभी तो वो नीचे आ रही है। नहीं तो सोचो नीचे प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता तो पानी ऊपर जाना चाहिए था। तो यही होता है ऊपर टंकी रखने का फायदा, यही होता है कि ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, नीचे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और इससे क्या होगा, जो पानी है, जो वाटर है आपके जो नल के अंदर है ना, जितने भी आपके घर के अंदर पानी भरने के स्थान है, वहां से पानी क्या आएगा, तेज आएगा, ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, तो इसी के कारण ये ना उसका फ्लो हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे। अब ऐसे कैसे आ जाओ वायर में वापस। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई पीछे से क्या करेगा, धक्का देगा, कोई ना कोई क्या करेगा, धक्का देगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है।
अब ये धक्का कौन देता है? ये देता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। कौन देता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर, है ना। देखो वायर होता है ना, वायर, उसके अंदर है ना एक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब देखो इलेक्ट्रिक का ना इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वायर के अंदर। अब बात आई सर प्रेशर कहां से आता है, तो प्रेशर जो आता है ना वो सेल और बैटरी से आता है, उसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अब डेफिनेशन समझ में आएगी। अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर विच फ्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ नहीं है, वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर है किसके अंदर? वायर के अंदर, जो क्या करता है? फ्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज का क्या कराता है? फ्लो कराता है। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो आगे पढ़ो, देखो यहाँ पर क्या लिखा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल और बैटरी बाय अ केमिकल एक्शन इन दिस। यानी कि जो वायर है, सर्किट है, उसके अंदर क्या लगा होता है? एक सेल लगा होता है या फिर क्या लगी होती है? बैटरी। सर बात है सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? देखो सेल तो आपने देखा होगा आपके घरों में, रिमोट में, घड़ी में लगता है ये सेल। तो बैटरी क्या होती है? बहुत सारे सेल एक साथ में लगा दो ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? बैटरी। क्या बोलते हैं उसको? बैटरी। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल और बैटरी। ये जो है बैटरी और सेल क्या करती है? इलेक्ट्रिक प्रेशर बनाती है वायर के अंदर। कौन बनाता है? सेल और बैटरी। अब वो कैसे बनता है इलेक्ट्रिक बैटरी के अंदर? वो बनता है एक केमिकल एक्शन होता है किसके अंदर? बैटरी या फिर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, एक्शन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है उसमें से, और वो एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोड्यूस करती है किसके अंदर? वायर के अंदर। और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो डिफरेंस है वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई क्या? मैं आपको फर्दर आगे पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि सेल और बैटरी का क्या काम है जब अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, अपने को फॉर्मूला भी पढ़ना है साथ साथ में। देखो फॉर्मूला क्या, देखो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 1 कूलम, है ना, यानी कि क्या हो गया? देखो ये लिखा 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने में जितना वर्क यानी कि कार्य करना पड़ा, वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला बनाने के लिए जो डेफिनेशन काम आनी है वो ये है, यानी कि आपके पास में कोई 1 कूलम चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, तो उसको लेके जाने में कुछ ना कुछ उसका वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कौन करेगा? सेल या बैटरी करेगी, सिंपल सी बात है। और जो वर्क करना पड़ेगा ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1 कूलम के ऊपर अपन वर्क करेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा, जैसे आपको पीछे भी पता नहीं चला था, है ना। ऐसे यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? क्यू चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? क्यू चार्ज को आप मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है? डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है। कितना करना पड़ रहा है? डब्ल्यू। तो मेरे को बताओ 1 कूलम चार्ज में कितना वर्क करना पड़ेगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या हो गया? यही क्या होता है? आपके पोटेंशियल डिफरेंस। यही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या बन गया? देखो V इक्वल टू क्या बन गया? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वेयर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और W क्या बताओ तो? वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ा वो क्या होता है? W। और Q क्या आपको पता है? चार्ज। Q क्या है? चार्ज। अब देखो नई चीजें कौन कौन सी है यहाँ पर, एक तो आया V और एक आया W, तो उनकी ऐसे यूनिट भी अपन देख लेते हैं। ये ध्यान रखना, साइंस के अंदर ये आदत डालो आप, जब कभी भी कोई नई चीज आती है ना, उसका आप उसकी जो यूनिट है वो आप पता करो सबसे पहले। देखो तो अपन बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? जो V है आपके सामने, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप किससे लिखते हो? कैपिटल V से लिखते हो, इज वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ये भी साइंटिस्ट था, और इसका जो सिंबल होता है वोल्ट का, वो क्या होता है? V। जैसे एम्पियर का A था, कूलम का C था ना, वैसे वैसे वोल्ट का क्या होता है? V। अब बात समझ में आ गई? तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है, V है। और ऐसे कैसे? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क W, उसका जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल, यानी कि कैपिटल J से इसको लिखते हैं। ये भी साइंटिस्ट था, आगे पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गई? जूल। क्या हो गई? जूल। बात समझ आ गई क्या? और थर्ड और इंपॉर्टेंट नोट आपको पता ही है कौन सा है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, है ना। जो इंस्ट्रूमेंट वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वायर के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। ये जो है सर्किट के अंदर पैरेलली कनेक्ट किया जाता है ना। देखो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। पीछे मैंने आपको क्या बताया, जो एमीटर के बारे में बताया ना, वो क्या करता था? इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करता था, और उसको अपन सीरीज में कनेक्ट करते थे वायर से। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट करेगा उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और वो कैसे कनेक्ट करते हैं अपन वायर के अंदर? पैरेलल। किस में करते हैं? पैरेलल। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ू, यहाँ तक क्लियर है क्या पॉइंट? वापस से बता दूं, एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या होता है? और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर विच फ्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये डिफरेंस जो है, ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, वो किसकी वजह से आता है? सेल और बैटरी की वजह से।
और सेल और बैटरी में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उससे एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहां पर V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आप याद रखना क्या होती है, वोल्ट, जिसको कैपिटल V से लिखते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ वर्क यानी कि W, उसकी भी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, जूल, कैपिटल J से लिखते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके थ्रू मेजर होता है, वोल्टमीटर के थ्रू मेजर होता है। और वोल्टमीटर को वायर के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं, सिस्टम के अंदर पैरेलल, किसके रूप में, किसके फॉर्म में करते हैं, पैरेलली अपन उसको कनेक्ट करते हैं। बात समझ आ गई क्या, आगे बढ़ूं, चलो देखो, चलो अब आपके सामने क्या आ गया, एग्जांपल 12.2, ये बुक का क्वेश्चन है। देखो, फाइंड वर्क डन, देखो क्या फाइंड करना है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। क्या है, 12 वोल्ट का आपके सामने जो है डिफरेंस दे रखा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आप गिवन है 12 वोल्ट, आपको वर्क डन निकालना। तो फॉर्मूला आपको ये किया जाता है, कौन सा, अभी जो पढ़ा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लगाते। देखो V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। W क्या, वर्क डन, वर्क डन ही तो निकालना आपको, अपॉन Q क्या, चार्ज, चार्ज कितना दे रखा है, 2 कूलम, कितना दे रखा है, 2 कूलम। आपको निकालना है क्या, यहाँ पर W निकालना है, तो ये 2 इसके साथ क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो जो है W कितना आ जाएगा, देखो 12 मल्टीप्लाई 2, और 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 24। अब देखो मैंने आपको बताया कि W कितना आ गया, 24 आ गया, अच्छी बात है। जब जब आप आंसर निकालोगे साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो पीछे यूनिट लिखना मत भूलना। ये है वर्क डन, और वर्क की जो यूनिट मैंने अभी अभी आपको बताई क्या होती है, जूल। क्या होती है भाई साहब जी, जूल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए अब वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा नॉलेज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई में कौन, 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। देखो चार्ज है, चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलम होती है, लेकिन इसका जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है। पहली बात ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए आगे माइनस लगाया। कितना है देख लो, 1.6 मल्टीप्लाई में कौन है, 10 टू द पावर -19 कूलम। डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, थॉमसन है। किसने की थी, थॉमसन है। इसके बाद में होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज तो उतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, कैसा होता है, प्लस का। तो वो हो गया 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम, बट ये कैसा होता है, प्लस। डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन। और थर्ड पॉइंट आपके सामने क्या आ गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा कितना होता है, 0, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। डिस्कवर्ड बाय चैडविक, चैडविक ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी, न्यूट्रॉन की। अब सर आप हम याद कैसे रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया और प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन को चैडविक ने, कोई दिक्कत नहीं, उसका आपको तरीका बता देते हैं। हाथ तो समझ लो, बस एक लाइन है और उसी में आप क्या करोगे, उसको याद रख लोगे। ऐसे याद रख, देखो पेन जीटीसी, क्या याद रखोगे, पेन जीटीसी, ये तो रख लोगे ना, पेन जीटीसी। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, पेन जीटीसी। देखो पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी वो की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन। देख लो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोटॉन और डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन लिख रखा है। दूसरा देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो किसने लिखा, मैंने थॉमसन। क्या लिखा है, थॉमसन दिख रहा है। और न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन ने किसने की थी, किसने की थी भाई बताओ, चैडविक ने। बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। अगर आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जो नोट आप बना रहे हो ना, साथ साथ में अच्छे से बनाना, अच्छी अच्छी राइटिंग बनाना और अच्छे अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि आपको बोर्ड के अंदर फायदा इसका जरूर मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे होगा क्या, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। फिर मिलेंगे आगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।